कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं कुछ सूचनाएं आप सभी को देना चाहूंगी ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। पूर्ण कार्यक्रम के दौरान सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे। कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करेगा। किसी को कोई आवश्यक कार्य है तो वह चैट बॉक्स के माध्यम से भी कह सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए सरस्वती वंदना हेतु मैं आस्था जी और आकांक्षा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप बीटेक की और 12वीं की विद्यार्थी हैं और हमारे केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। आस्था जी और आकांक्षा जी। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता या मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आधां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जडान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद आकांक्षा जी, आस्था जी। सभी को सरस्वती माँ की तरफ से आशीर्वाद मिल चुका है तो कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। अनविवेदो हि संततः सर्वयेषु प्रवक्तः करोति सफलम जंतोः कर्म यच्छ करोति स। उत्साही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और वहीं उन्हें वे जो कुछ करते हैं सभी कार्यों में सफलता भी प्रदान करता है। और उसी उत्साह के साथ आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसी के कार्यक्रम के अगले चरण में प्रवेश करते हुए केंद्र परिचय के लिए मैं डॉक्टर अवंतिका जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर अवंतिका जी दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप केंद्र के परिचय के लिए आमंत्रित हैं। अवंतिका जी अभी जुड़ी नहीं है। मैं एक बार प्रणाम, मैं जुड़ गई हूँ। ठीक है, ठीक। जी अवंतिका जी, जी आप प्रारंभ करिए।
अवंतिका जी अपने को अनम्यूट कीजिए एक बार। अभिषेक जी उनको फोन लगाइए, अवंतिका जी को म्यूट हो गई हो। सुमन जी आगे जुड़ रहे हैं, आगे बढ़िए नहीं तो। अवंतिका जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और प्रारंभ कीजिए। ठीक है, मैंने कर लिया, थैंक यू। आप सभी को सादर नमस्कार। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की स्थापना वर्ष 2015 में दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख आदरणीय मुकुंद जी के कर कमलों के द्वारा किया गया था। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र देश का एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां अध्ययन की मानसिकता वाले प्रबुद्ध वर्ग एवं समाज के प्रत्येक वर्ग, जिसमें बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, छात्र, शोधार्थी, प्रोफेसर, पत्रकार, व्यवसायी, प्रशासक, कर्मचारी, श्रमिक और समाज के लिए अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करने की मानसिकता वाले संवेदनशील व्यक्ति मिलकर अपने समय से जूझते सवालों तथा अन्य सभी वर्गों की समस्याओं पर विचार विमर्श और चिंतन करते हैं। समाज के फैले भ्रम को दूर कर तथ्यों के साथ यथार्थ को रखना भी अध्ययन केंद्र का उद्देश्य है। संगठन की दृष्टि से अगर यदि बात करें तो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के 6 समूह हैं, 4 श्रेणी है, 3 गतिविधियां हैं और 2 इकाइयां हैं। 6 समूह इस प्रकार है: संपादकीय समूह, साहित्यिक समूह, आईटी एवं मीडिया समूह, प्रकाशन एवं पुस्तकालय समूह, व्यवस्था एवं वित्त समूह, संपर्क समूह। केंद्र की 4 श्रेणी इस प्रकार है: शिक्षक श्रेणी, शोधार्थी श्रेणी, कॉलेज विद्यार्थी श्रेणी, अन्य प्रबुद्धजन श्रेणी। केंद्र की 3 गतिविधियां इस प्रकार है: मातृशक्ति, काव्य, समविचारी संगठन। 2 इकाइयां इस प्रकार है: पूर्व इकाई एवं द्वारका इकाई। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र समय समय पर विभिन्न मंचों से अनेक प्रकार के विवेक जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अवंतिका जी का शायद नेट प्रॉब्लम हो रहा है। आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। जी तो धन्यवाद अवंतिका जी। अब मैं हमारे बीच उपस्थित गणमान्य अतिथियों व हमारे मुख्य वक्ता के परिचय हेतु डॉक्टर ऋतु शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप कालिंदी विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। हमारे केंद्र से आप जुड़ी हुई हैं। आपका मंच पर स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं आप सभी का इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दिल्ली प्रांत साहित्य समूह द्वारा आयोजित वेब गोष्ठी, जिसका विषय उत्खनन के आलोक में भारतीय संस्कृति है, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस वेब गोष्ठी के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एक
प्रशिक्षित पुरातत्वविद एवं संग्रहालय वैज्ञानिक हैं, जिनका जन्म स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में हुआ है। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भवानीपुर तथा शारदा पाठशाला से संपन्न की है। भागलपुर से अपनी स्नातक तथा पटना से प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातन पर स्नातकोत्तर की उपाधि आपने प्राप्त की है। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से चंदेलों के पुरातत्वविद अवशेषों पर नूतन प्रकाश जैसे विषय पर पीएचडी हेतु कार्य भी किया है। आपने इंग्लैंड के विक्टोरिया एवं अल्बर्ट म्यूजियम से अल्पावधि पाठ्यक्रम भी किया है। आपने इसके अलावा सियोल से भी कई और कोरिया से भी कोरियाई भाषा तथा प्रशासन संबंधी कार्य समय समय पर किए हैं। आप संस्कृति मंत्रालय कोरिया सरकार द्वारा संचालित कल्चरल पार्टनरशिप कार्यक्रम के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। आपने कई पुस्तकों का विमोचन किया है, जिनसे कि समय समय पर सभी को भारतीय पुरातत्व विज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा सहयोग प्राप्त हुआ है। आपकी लिखी हुई पुस्तकें जो आपने पुरातत्व विषयों पर लिखी हैं, वो सभी मानक पुस्तकें हैं, जिनका लाभ सभी को समय समय पर मिलता रहा है। आपने न केवल पुस्तकें लिखी हैं, बल्कि कई लेख और नाटक भी आपके द्वारा लिखे गए हैं, जो कि काफी प्रमुख हैं। कई शोध पत्र और लेख आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुए हैं और आपने पुरातत्वविद स्थानों पर उत्खनन के मानकों में भी भाग लिया है। इसके साथ ही आपने भारत सरकार ने के विशेषज्ञ के रूप में आपको प्रदर्शनी आयोजित करने हेतु समय समय पर अनेकों अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर आपको प्रतिनियुक्त भी किया गया है। लगभग 200 प्रदर्शनियों में आप क्यूरेटर के रूप में भी रहे हैं और 2019 में भी अभी आपने क्यूरेटर के रूप में कार्य किया है। आपने इसके अलावा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सहायक संग्रहालय अध्यक्ष, उप संग्रहालय अध्यक्ष, उत्पादन अधिकारी, प्रशासन अधिकारी के पद पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आज इस राष्ट्रीय वेब गोष्ठी में आप जैसे व्यक्ति का एक वक्ता के रूप में सम्मान और स्वागत करके मुझे बहुत ही हर्ष की प्राप्ति हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसी क्रम में मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर RN दुबे सर का, जिनका सानिध्य भी हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। सर साहित्य समूह के प्रमुख हैं और उसके साथ साथ ही अंबेडकर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं। मैं स्वागत करती हूँ अजय जी का, जो 1988 में संघ प्रचारक बने, कई दायित्वों का संघ में निर्वहन भी किया। अभी भाई साहब उत्तर क्षेत्र के बौद्धिक शिक्षक प्रमुख हैं और भाई साहब केंद्र के मार्गदर्शक भी हैं। भारतीय वाङ्मय पर आपकी पकड़ असाधारण है। मैं विवेक जी भाई साहब का भी इसी क्रम में स्वागत करती हूँ, जो कि सांख्यिकी मंत्रालय में राजपत्रित अधिकारी है। ये पहले भी कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रांत प्रमुख भी हैं। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर मालती मैम का। डॉक्टर मालती मैम कालिंदी कॉलेज की पूर्व प्रधानाचार्य रही है और मैं खुद भी वर्तमान में कालिंदी कॉलेज से जुड़ी हूँ, तो आपका स्वागत करने में बहुत ही हर्ष महसूस कर रही हूँ। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की मार्गदर्शिका भी रही हैं और समय समय पर इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को आपका अनुभव और मार्गदर्शन मैम हमेशा ही मिलता रहा है। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर राकेश पांडे जी का, जो कि किरोड़ीमल कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और NDTF में डूटा के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं ललित पराशर भाई साहब का भी स्वागत करती हूँ। भाई साहब ने संघ में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है और भाई साहब वर्तमान में इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में प्रांत समूह प्रमुख हैं। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर मोनिका पुरी बहन जी का। डॉक्टर मोनिका पुरी बहन जी भी इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में गतिविधि प्रमुख हैं और रामलाल आनंद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। इसी क्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि आप सभी लोगों का आज सानिध्य और साथ हमें इस वेब गोष्ठी में प्राप्त होगा। धन्यवाद। धन्यवाद रितु जी। ऋग्वेद में कहा गया है, जो मनुष्य प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल उत्तम कर्म करता है वह भाग्यशाली होता है और विद्वानों का मित्र बन जाता है।
इसी हमारी श्रृंखला में डॉक्टर संजीव कुमार जी का परिचय हमें प्राप्त हुआ, जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी विशेष व्याख्या और व्यवस्था टिप्पणी हमें सुनने को आज मिलेगी, जिससे हम सभी लाभान्वित होंगे। उत्खनन के आलोक में भारतीय संस्कृति आज आपका विषय है। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। कृपया आप अपने को अनम्यूट कीजिए। एक बार हम में से कोई फोन करके देख ले उनको। हाँ 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 ठीक है। हाँ, अब आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक। और ये जो प्रेजेंट के लिए, हाँ। नमस्कार। किसी को करना है ना? किसी को करना है ना? हाँ। उसको क्लिक कर लो। एक सेकंड, जरा 1 मिनट होल्ड कर ले। मैं क्षमा चाहता हूँ, तकनीकी कुछ थैंक यू, धन्यवाद। माफ कीजिएगा, मैं तकनीकी रूप से इसमें थोड़ा कमजोर हूँ। अगर अब मेरी आवाज आ रही है, एक बार संतुष्टि हो जाए। जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रहा, आप प्रारंभ जी कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज इस विद्वत सभा में आपने हमें अवसर दिया है कि हम आपके साथ संवाद करें। मैं संवाद और व्याख्यान के बीच में रहना चाहता हूँ। व्याख्यान मैं देता नहीं हूँ और संवाद मेरी अभिरुचि, और संवाद के माध्यम से ही विषय के तह तक जाना चाहता हूँ मैं, और आपसे संपर्क भी करना चाहता हूँ। ये संवाद जब द्विगामी हो जाती है और तब ये प्रभाव उत्पन्न कर पाती हैं। हम लोग संग्रहालय में या पुरातत्व में या इस तरह की बातें समझते हैं कि हम जो है एक औपचारिक नहीं अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र में हैं और उसके माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचते हैं। और इसी आलोक में मेरा ये है, मैं जो चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं, जो आपने विषय दिया है उत्खनन के आलोक में भारतीय संस्कृति, वही मैं अपना संवाद शुरू करता हूं और जितना आपसे जुड़ पाता हूं आपके साथ रहूंगा। ये विषय इतना व्यापक है कि उत्खनन के आलोक में भारतीय संस्कृति, तो उत्खनन के आलोक में भारतीय संस्कृति मतलब कि गागर में
सागरों में से कुछ चीजों को निकालना है। हजारों की संख्या में उत्खनन हुए हैं, हजारों साइट्स, हजारों पुरास्थल के उत्खनन हुए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, और उसमें से संस्कृति को ढूंढना तो कहीं ढूंढने की जरूरत होती नहीं है। भारतीय संस्कृति सदा प्रवाही है, निरंतर है, और उसका विकल्प है ही नहीं। जहां त्रुटि होती है, जहां एक अवरोध होता है, वहां जो है उस संस्कृति को ढूंढा जाता है। हम तो जन्म के साथ ही, यानी मानव के अभ्युदय के साथ ही निरंतरता लिए हुए हैं, तो हमारे संस्कृति को जानने के लिए उत्खनन की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि विषय कुछ ऐसा है कि जिसमें हम प्रवेश करेंगे तो पहला ही आपके सम्मुख एक दो आमुख है, और आमुख में आप देख रहे हैं कि दो निरंतर प्रवाही हमारी प्राण स्वरूप दो मूर्तियां हैं, जो गंगा की हैं और यमुना की हैं। दोनों ही उत्खनन से ही प्राप्त हुई हैं, गुप्तकालीन हैं, और अभी राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। अब ये दोनों मूर्तियों को जब आप देखते हैं पर्ल साइज में, ये पूरी आदमकद मूर्ति जब आपके सामने में है, तो आपको समझ में आ जाता है कि नदी को हमने मानव रूप क्यों दे दिया। ये संस्कृति का वैशिष्ट्य है जिसमें हम प्रवेश करना चाहते हैं कि मानव के स्वरूप में इन नदियों का क्या प्रभाव है। यही संस्कृति है, और ये सनातन धर्म, सनातन प्रवृत्ति जो है, यही है निरंतरता, प्रवाही और समावेशी होना। और ये आप देख रहे हैं कि ये मूर्तियों का अगर वैशिष्ट्य अगर आप देखना चाहेंगे तो साधारण रूप से आइकनोग्राफिक, जिसको प्रतिमा विज्ञान के आधार पर हम लोग कहते हैं कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। दोनों मूर्तियां आपको समान लग रही होंगी, किंतु दोनों के वाहन और आयुध के हिसाब से के प्रमाण के आधार पर ही हम मूर्तियों में, प्रतिमा विज्ञान में विभाजन करते हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये प्रतिमा जो नदी हैं, यमुना है और गंगा है, तो बाएं हाथ में हमारे आप देख रहे होंगे मकर पर सवार हैं, वो गंगा हैं, और जो कच्छप पर सवार हैं वो यमुना जी हैं। तो ये दोनों नदी हमारे संस्कृति के प्रतीक हैं और हमारे प्राण हैं। अतः इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इनको प्रातः स्मरणीयों में गिना है, और इसी से मैं समझता हूं कि हम संस्कृति में प्रवेश करें। और ये उत्खनन से मिली हैं, तो मुझे लगा कि यह ज्यादा जरूरी होगा कि हम जो है, ये प्रवाही जो हमारी व्यवस्था है, ये प्रवाही जो हमारा स्वभाव है, ये प्रवाही जो हमारा समाज है, ये प्रवाही जो हमारी इच्छा है, और ये जो सतत प्रवाहित होने की जो हमारी लालसा है, उसको उद्घाटित और संपुष्ट करती हैं। इसलिए मैंने इन दोनों मूर्तियों को आपके सामने रखा है, और ये उत्खनन से ही प्राप्त हुई है। अब भारतीय संस्कृति का उद्घोष क्या है? मैं चाहता हूं कि मैंने पूरे आपके संवाद को दो भागों में बांटा है। एक संस्कृति, क्योंकि भारतीय उत्खनन के आलोक में संस्कृति को जानना है, तो पहले हम संस्कृति समझ लें, तो फिर उत्खनन को भी देख लेंगे। तो मेरी अपनी राय है कि हमारा भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, अपि स्वर्णमयी लंका नाम लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेशे। और यही मूल है कि हमारी जननी माता जन्मभूमि, और ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। जबकि हमारे पास, हमारे चारों तरफ स्वर्ण की लंका की तरह बहुत सी चीजें विराजमान हैं, लेकिन हमें माता और जन्मभूमि से ज्यादा प्यार किसी से नहीं है। और यही संस्कृति का मूल भी यही है कि हम मातृदेवो भव कहते हैं, और हम जो है जिस देश में रहते हैं उसके लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, बलिदान देते हैं। और यही हमारी संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ है कि हम उसके लिए मरते हैं। कोई जिनके प्रति जो हमें गर्भ से जन्म दिया है वो माँ, और जिन माओं को गर्भ में धारण किए हुए है वो जन्मभूमि, इससे बढ़ के कौन हो सकता है जो हमारी संस्कृति का उद्घोष करता हो। तो ये रामायण की पंक्ति है, और आप देख रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे कि हमारी संस्कृति क्या है। फिर भी मैं प्रवेश करना चाहता हूं, और हमारी संस्कृति क्यों सतत है उसमें एक ऐत्रेय ब्राह्मण की एक पंक्ति से समझा जा सकता है। चरणवे मधु विदंती चरण स्वादु मुदम परम सूर्यस्य पश्य श्रेयमानं यौना तंद्रियते चरम। कहने का अर्थ यह है कि
मधुमक्खी प्रयास करके शहद इकट्ठा करती है और पक्षी प्रयासों से स्वादिष्ट फल को आनंद लेते हैं। निरंतर चमकते प्रयास के आधार पर सूरज सम्मानित होता है। इसलिए एक लगातार मेहनती होना चाहिए। इसीलिए कहा चरैवती चरैवती, चलते रहो चलते रहो। ये हमारा आर्ष वाक्य भी है और यही भारतीय संस्कृति का मूल तत्व भी है, जो कि हमें सदा प्रवाही होने के लिए प्रेरित करता है, अभिप्रेरित करता है। और यही इसको पाथेय मान के हम आगे बढ़ेंगे और आगे फिर देखेंगे कि संस्कृति है क्या है। पहले समझा जाए कि संस्कृति है क्या। संस्कृति की कई व्याख्याएं हैं और उसके दर्शन भी अलग अलग है, किंतु मैंने सामान्य करने के हिसाब से हम संस्कृति को प्रथमतः जानना चाहेंगे। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज को सोचने, विचारने, कार्य करने और स्वरूप के अंतर्निहित होता है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा की धातु क्री से बना है। इस धातु से 3 शब्द बनते हैं: प्रकृति यानी मूल स्थिति, संस्कृति मूल स्थिति, फिर 3 शब्द बनते हैं: प्रकृति, मूल स्थिति, संस्कृति, परिष्कृत स्थिति और विकृति, अवनति स्थिति। जब प्रकृति परिष्कृत हो जाता है तो वह संस्कृति बन जाता है। किसी वस्तु को संस्कारित या परिष्कृत करना ही संस्कृति है, जो समाज के लिए सम्मानीय एवं प्रशंसा का बोध कराता है। भारतीय संस्कृति के विषय में इससे ज्यादा व्याख्या, इससे सटीक व्याख्या, इससे सरल और सहज आत्मीय व्याख्या मैं समझता हूं कि और क्या हो सकता है। वैसे तो अंग्रेजी में कल्चर, जो लैटिन शब्द कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका होता है जीतना, विकसित करना, जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना। यहाँ भी भाव वही है, लैटिन में भी भाव वही है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो परिष्कृत होना है। किससे? मूल स्थिति से जब परिष्कृत हो जाते हैं तो हम सुसंस्कृत हो जाते हैं और वही हमारी संस्कृति है। संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य स्वभाव से ही प्रगतिशील प्राणी है। यह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर के प्राकृतिक परिस्थितियों को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार आदि जो मानवीयता को पशुता से ऊपर उठाता है और सभ्य बनाता है, संस्कृति सभ्यता का अंग भी है। और कई संस्कृतियां एक सभ्यता में समाहित होती हैं, किंतु वो जो सबसे ज्यादा प्रखर और कोमल वह है नवीन अनुसंधान और आविष्कार। मानव पशुता से उठाता है, यानी जब हम अपनी पशुता से ऊपर उठ जाते हैं तो हम जो है सुसंस्कृत हो जाते हैं। और भारतीय संस्कृति इसी मामले में सुसंस्कृत भी है, सुसंस्कारवान भी है। संस्कृति की अवधारणा क्या है? संस्कृति जीवन की विधि है। संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं कि कार्य करते हैं। इसमें अमूर्त, अभौतिक भाव और विचार भी सम्मिलित हैं, जो हमें नागरिक के साथ उत्तराधिकारी भी बनाता है। मानव की प्रायः सभी उपलब्धियां उसकी संस्कृति से प्रेरित होती हैं। कला, संगीत, साहित्य, वास्तु विज्ञान, धर्म, विज्ञान आदि सभी संस्कृति के सुस्पष्ट पक्ष हैं तथा संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीवन यापन का तरीका आदि भी सम्मिलित होता है। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारे अंतःस्थ प्रकृति की व्यक्ति है। संस्कृति के 2 भाग, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति उन चीजों से जुड़ी है जो हमारी सभ्यता के निश्चित अवयव होते हैं। संस्कृति आंतरिक अनुभूति से संबद्ध है, जिसमें मन और हृदय की पवित्रता निहित है। संस्कृति मानव के अंदर मन का उच्चतम स्तर है। तो ये व्याख्या जो है कहीं विश्व के किसी फलक पर नहीं मिलता है, विश्व के किसी साहित्य में नहीं मिलता है, क्योंकि सांस्कृतिक आंतरिक अनुभूति जो है वो स्वयं अविरल बहती चली आ रही है, प्रवाही रही है, और इसीलिए मन और हृदय की पवित्रता निहित है। और जब हम पूजा और पाठ करते हैं सबसे पहले शुद्ध करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तब प्रवेश करना चाहिए। सांस्कृतिक विकास
ऐतिहासिक एवं निरंतर प्रक्रिया है। पुरखों से पूर्वजों और सामयिक मानव तक जो सोच, पद्धति, अवधारणाएं रही हैं, उनका हस्तांतरण समाजशास्त्रियों ने कहा कि जो संस्कृति हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, और यही विरासत कई तरह प्रेरणा का स्रोत होता है। अब ये विरासत प्राप्त कहां से होता है, कैसे हम प्राप्त करते हैं? हमारे यहाँ दो तरह की परंपराएं हैं, एक श्रुत परंपरा है और एक भौतिक परंपरा है। श्रुत परंपरा में क्या है, हम सुनते हैं और उसका आत्मसात कर अपने को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी परंपरा हमारी है कि जो हम भौतिक रूप से जो हमारे पास आते हैं, सामने में आ रहे हैं, उसके आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं। और यही कारण है कि हम संस्कृति और विरासत को दोनों ही, साहित्य और पुरातत्व दोनों को जोड़ेंगे और तब जाके हमें संस्कृति का बोध होगा और संस्कृति संस्कृति और विरासत, संस्कृति के लक्षण एवं विशेषताओं के विषय में भी थोड़ा समझ लिया जाए। प्रायः सभी संस्कृतियों के अपने लक्षण एवं अपनी विशेषताएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कृति केवल हमारी ही है, संस्कृति पूरे विश्व में सभी मानव जाति की है। हर जाति, हर विशेष धर्म, रेस की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। तथापि इसके कुछ मूल तत्व होते हैं। प्रायः सभी संस्कृतियों के अपने लक्षण हैं, वो अपनी विशेषताएं होती हैं, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित होती है। तथापि समाजशास्त्रियों ने इसे बिंदुवार समझने का प्रयास किया है, जिसे सामान्यतः निम्न विधियों के आधार पर परखा जा सकता है। मृणाल जी, एक बार आपको थोड़ा सा माफ करिए, आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं हो पा रही है, थोड़ी हो पा रही, शायद आप दो सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उसको आपको स्क्रीन शेयर प्रॉपर करना पड़ेगा, फुल स्क्रीन पर करना पड़ेगा, तभी वो शेयर होगा। एक सेकंड, शायद मैं सही कह रहा हूँ? जी, मैं पता नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो सामने में मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैं एक बार पुनः 1 सेकंड के लिए व्यवधान होगा, मैं बुला लेता हूँ। इसको प्रेजेंट कर दीजिए ठीक से फुल स्क्रीन पर। शेयर हो रहा है, मेरे में तो लिख रहा है मीटिंग गूगल कॉम शेयरिंग योर स्क्रीन। हेलो सुमन जी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? अरे में लिख रहा है कि मीट जी, गूगल अभी कॉम आप एक बार स्क्रीन शेयर दोबारा से कीजिए, फिर दोबारा आ जाएगा। अच्छा, मैं उनको स्क्रीन से, ठीक है, बिल्कुल सही। यस सर, वो अलग अलग दिख रहा है सर, आई थिंक दो जगहों पे। नहीं, दो नहीं, आप दो सिस्टम से जुड़े हुए हैं। मैं एक ही सिस्टम से जुड़ा हूँ। अच्छा, फिर मैं फिर भी देख लेता हूँ, क्योंकि त्रुटि है तो मैं तकनीकी रूप से जरा मैं 1 सेकंड आप अगर समय हमें दें तो मैं किसी से मदद ले लूं। अरे बिरो, मृणाल, 1 सेकंड। मनीष जी नहीं है क्या यहाँ? मनीष जी हेल्प कर देते। ये उनकी ओर से समस्या है, स्लाइड शेयर उनको करना होगा। भाई साहब, इसको प्रेजेंटेशन के मोड में लेके आइए। स्क्रीन तो दिख रहा है सभी को, लेकिन इसको प्रेजेंटेशन मोड में लेके आइए। ऊपर स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा है, देखिए जरा मेन्यू में, ऊपर स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा होगा। हेलो हेलो,
आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। यस सर। तो स्क्रीन अब शेयर करना है। जी आपकी आवाज आ रही है। अब शेयर दिखाए। इसको स्लाइड शो कीजिए, ऊपर स्लाइड शो का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए जरा। आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, स्क्रीन आपका नजर आ रहा है। हाँ, आप तो ऊपर मैं जरा स्लाइड शो पे जाइए। आप ये पहला स्लाइड दिखाई पड़ रहा है? जी उत्खनन के आलोक में भारतीय संस्कृति, जी दिखाई दे रहा है। जिसकी में 2 मूर्तियां बनी हुई हैं गंगा यमुना। जी जी दिखाई दे रही है। तो मैं इसको ही चलाऊं? हाँ जी, ऊपर स्लाइड शो पे जाइए। स्लाइड शो ऊपर मेन्यू में ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी, ठीक है। अब आप एरो से इसको आगे करते जाइए, चेंज करते जाइए। जी जी, अब सही चल रहा है। अब आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये देखा गया था, ये वाला ये देखा गया था, ये वाला जो चल। जी ये हो गया था। ये आपने जहां से छोड़ा था आप वहीं से प्रारंभ कीजिए। ओके, वहीं से जारी ठीक है, रखिए आप। मैं वहीं चल रहा हूँ, वहीं चल रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ था संस्कृति के लक्षण एवं विशेषताओं में। प्राय सभी संस्कृतियों में अपने लक्षण है, मैंने यही छोड़ा था। और इसको हमने टेबुलर फॉर्म में उसको उपस्थित करने का प्रयास किया है। संस्कृति के लक्षण में विशेषताएं क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है। समूह के सीखे हुए व्यवहार को ही संस्कृति कहा जाता है। हस्तांतरणशीलता है। सीखा हुआ व्यवहार जो अनेक पीढ़ियों तक हस्तांतरित होता रहता है, संस्कृति है। सामाजिकता एक पहलू है। व्यक्ति ही संस्कृति का निर्माता होता है, किंतु संस्कृति व्यक्तिगत न होकर सामाजिक होता है, क्योंकि इसमें धर्म, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, कानून, साहित्य, भाषा आदि का समावेश होता है। आदर्शात्मकता एक बिंदु है और संस्कृति में सामाजिक विचार, व्यवहार, प्रतिमान एवं आदर्श प्रारूप होते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति, चूंकि सीखा हुआ प्रोन्नत होकर संस्कृति की विशेषता या लक्षण बन जाता है, तो सामाजिक और प्राणी शास्त्रीय दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सतत संस्कृति द्वारा होता है। अनुकूलन की क्षमता है इसमें। समाज परिवर्तनशील है और इसके साथ संस्कृति में भी परिवर्तन होता रहता है। इस क्रम में संस्कृति का पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलित होना आवश्यक है, तभी संस्कृति प्रवाही होती है। एकीकरण की क्षमता होती है संस्कृति में। प्रत्येक अवयव का सूत्रबद्ध रखता है और एकीकृत भी करता है। पृथकता या भिन्नता, संस्कृतियां सामाजिक होते हुए भी भिन्न और पृथक हो सकती हैं। अधिवैयक्तिक संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार का परिणाम होता है, इसलिए संस्कृति एकल व्यक्ति की शक्ति के ऊपर होती है। ये संस्कृति की विशेषताएं थी। अब भारतीय संस्कृति को कैसे, संस्कृति की इन परिभाषाओं में ये जो व्यंजनाएं हैं, ये जो अभिरूप दिया गया है, उसके हिसाब से भारतीय संस्कृति को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है और यही कारण है कि इसमें लोगों संस्कृति और मौसम में भी प्रमुखता से दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति के समान अलग अलग है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, परिवेश धारण करते हैं, धर्म भिन्न है, आवासीय भौगोलिक परिक्षेत्र भी भिन्न भिन्न है, किंतु उनका मानवीय स्वभाव लगभग एक जैसा ही होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशालता और उसकी महत्ता तो संपूर्ण मानव के साथ तादम्य संबंध स्थापित करने अर्थात वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भावना को में निहित है। यही भारतीय है। और किसी ने कहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानां निद्रा कलहेन च। बुद्धिमान लोग का समय साहित्य के अध्ययन में व्यतीत होता है, परंतु मूर्ख लोग अपना समय सोने और लड़ाई झगड़े में बिताते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसको अगर पाथेय माना जाए तो भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील और यह मानवीय अभ्युदय की शुरुआत तक जाती है और यह निरंतर प्रवाही है।
तभी तो किसी शायर ने कहा, यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नाम ओ निस्सा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर ए जमा हमारा। और ये प्रवेश जब गुण उसके साथ जब गुण जुड़ते हैं संस्कृति में, जब विषय व्यक्ति, ये सामाजिक प्रक्रिया है, संस्कृति समाज द्वारा धारित की जाती है, तो ये विशाल है। और इसीलिए जब 8 गुणों से ऊपर ये उठ जाता है तो ये संस्कृति प्रवाही होती ही है और प्रभाव डालने वाली होती है। और इसी क्रम में कहा गया है, भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है, जिसमें निरंतरता भी है और जिसकी उपादेयता एवं स्वीकार्यता प्रायः अक्षरशः बनी हुई है। इसकी उदारता एवं अन्य समन्वयवादी प्रवृत्ति ने अन्य संस्कृतियों को भी अपने में समाहित कर लिया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखा है। यही भारतीय सौंदर्य भी है। समावेशी, परोपकारी और सांसारिक कल्याण की भावना से अभिप्रेत होने के कारण ही यह न केवल वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवित करती है, बल्कि आत्मवत्सर भूते से के अनुगुण से प्राणवान भी है। कृष्ण यजुर्वेद में परिकल्पना की गई है, ओम सहनावा ततु सहना भनक्त्वा सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु न विद्वांसवहै ओम शांति शांति शांति। अर्थात और भी हमारी तो संस्कृति की विशेषता ये है कि हमारे लिए एक ही श्लोक जो शायद गीता प्रेस के कल्याण पत्रिका निकलती है, उसका भी वार्षिक संबोधन यही है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। हम इस परिकल्पना पे, इस विशालता को लेकर चलते हैं कि हम पूर्ण हैं, ओम पूर्ण। इसलिए हमारे यहाँ पूर्ण घट, वो बात बाद में करेंगे कि पूर्ण घट की अवधारणा कैसे संस्कृति में आती है और ये किसका द्योतक है, बात करेंगे। और हमारे संस्कृति के विषय में तो यूं ही नहीं, समस्त वेद और सभी वेदों में समस्त जगत शांति के लिए मंगल पाठ भी है। लोगों की संस्कृतियां, विश्व की अनेक संस्कृतियां जो है प्रवाही नहीं रही हैं, उनमें मूल तत्व है स्टेगनेंट हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं। तथापि हमारे यहाँ सार्वभौमिक रूप से सर्व कल्याण के समस्त जगत के कल्याण के विषय में हम बात करते हैं, और समस्त जगत के विषय में नहीं, पूरे अंतरिक्ष और पूरे जो व्यवस्था है ग्रह वगैरह आदि के विषय के लिए भी हम उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए हम प्रवाही भी हैं। और इसीलिए किसी ने अपने वेदों में कहा गया है कि ओम ध्यो शांति शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषध्य शांति वनस्पत्यै शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति क्षमा शांति रोधि। अब सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अब कहाँ इतनी सुंदर परिकल्पना की संस्कृति में कही जा सकती है। तो मैं पुरातत्व में साहित्य भी आता है, इसलिए मैंने साहित्य के तत्व को भी इसमें समाहित किया है। तो आप महसूस करेंगे कि आपके साहित्य भी उतने ही समृद्ध हैं जितने कि आपके पुरातात्विक अवशेष, यानी पुरावशेष दोनों ही मुखर हैं, वाचाल हैं, मूक होते हुए भी बहुत ही प्रवाही और प्रभावोत्पादक हैं। और इसी कारण से हमारी संस्कृति मुखरित है, पल्लवित है, पुष्पित है और अचल रूप से निरंतरता बनाए हुए है और प्रवाही भी है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, और यह परम तभी चिरस्थायी होता है, भारतीय सांस्कृतिक उद्घोष होता है जब वो कहता है ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां मृतगम्य ओम शांति शांति शांति। इतनी व्यापक सोच वाले लोग, इतनी व्यापक परंपरा को जीने वाले लोग, वो भारतीयता को ही इंगित करता है। क्योंकि इसीलिए भारतीय संस्कृति सनातन है, जिसका न आदि है न अंत है। और हम जब कहते हैं वम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रुवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नास्तरक्षे में स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ओम शांति शांति। और इसकी जो अगर हमें इसे समाप्त करना पड़े, सारांश में करना पड़े, किसी को बताने के लिए कहना पड़े, चूंकि हम सभी एक परिवेश से आते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप उसको भोग रहे हैं, आप उसको जान रहे हैं। तथापि अगर विद्यार्थियों को
जिज्ञासुओं को, शिक्षार्थियों को अगर जानना है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता, तो उसकी प्रमुख विशेषता को कुछ बिंदुओं में मैं रख रहा हूं, वो है प्राचीनता, एंटिक्विटी वैल्यू है इसकी, निरंतरता, कंटिन्यूटी है, सहिष्णु, ये जो है सहिष्णु है, ग्रहणशीलता है, ये ग्रहण कर सकती है, आध्यात्मिकता है, इसमें अध्यात्म है, भौतिकता का समन्वय है, ये भौतिकता को लेके चलता है। इसीलिए बुद्ध ने कभी कहा था कि जो है मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये दोनों को मिला के चलता है, अध्यात्म और भौतिकता को मिला के चलता है। इसलिए भौतिकता का समन्वय है, अनेकता में एकता है। आपको लगेगा वाद और कई वाद हैं हमारे यहाँ, अद्वैत है, द्वैत है, कितने तरह के वाद हैं, शैव है, परंपराएं पूजा की अलग हैं, देव हमारे अलग हैं, हम दोनों साकार और निराकार दोनों की पूजा करते हैं। तो अनेकता में एकता हमारी विशेषता है, कहीं दूसरे की विशेषता नहीं है। और ये साहित्य में से भी संपुष्ट होता है और पुरावशेष से भी समझ सकते हैं। और यही ज्ञान जब हमारे आपके बाएं हाथ में एक स्क्रीन पर एक पेंटिंग है जो अर्ली 15-16 सेंचुरी की है। आप यहाँ देख रहे हैं गुरु वशिष्ठ अपने गुरुकुल में चार तो वो ही हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी तो हैं ही, साथ में अन्य विद्यार्थियों के साथ, अन्य छात्राओं के साथ उनको ज्ञान दे रहे हैं कि यही प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता, भौतिकता, समन्वय, भौतिकता का समन्वय, अनेकता में एकता ही हमारा वैशिष्ट है। और इसी के कारण से और हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एक एवं एक रूपता को दर्शाता यह श्लोक। इसको हम समझते हैं कि इन नदियों के नाम के साथ हम पुरातत्व में घुसेंगे, पुरातत्व में प्रवेश करेंगे। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करा। ये दूसरे देशों में, दूसरे संस्कृतियों में, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, दूसरे में इतनी नदियां जो कि प्रातः स्मरणीय हों, ऐसा होता नहीं है। हम चाहे वो बंगाल के खाड़ी में स्नान कर रहे हों या कावेरी में स्नान कर, सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम में स्नान कर रहे हों, हम अगर स्नान करते वक्त गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करा, जब ये इसकी उद्घोष करते हैं या इसका पाठ करते हैं, तो हम एकता में, अनेकता में एकता भी देखते हैं और हमारा परिवेश और परिदृश्य वैश्विक हो जाता है, क्योंकि हम सब में और सब हम में दिखाई पड़ने लगता है। यही भारतीय संस्कृति भी। और यही और हमारे यहाँ तो लोगों को सिखाने की बात कही गई है। पित्रा प्रतारितः पुत्र शिष्या को गुरुणा तथा सुवर्ण स्वर्णकारेण भूषण में जायते। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण बनते हैं। जिस तरह से ये आभूषण बन जाते हैं, उसी तरह से प्राचीनता और प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता को जब हम अपने पास रखते हैं तो हम निरंतर भी बन जाते हैं और आभूषण की तरह दीप्यमान हो जाते हैं। और इसीलिए किसी अगर उन्होंने कहा किसी ने कि हमारी हस्ती मिट नहीं रही है, तो उसका, और जब हम ये कहते हैं कि हम तो कभी अपूर्ण हैं ही नहीं, कभी छोटे हैं ही नहीं, जब हम यह उद्घोष करते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं समझता हूँ कि संस्कृति के कुछ पहलुओं को आपके सामने मैंने प्रयास किया है रखने का, और आप संस्कृति के इन अवधारणाओं को, इन विशिष्टताओं को, इन विशेषताओं को, इन चारित्रिक बिंदुओं को अगर आप देखेंगे संस्कृति के, और खास करके भारतीय संस्कृति को जब देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि उनका पुरातत्व से कैसे समागम होता है, किस तरह से उनका सामंजस्य स्थापित होता है, किस तरह से दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, साहित्य, संस्कृति और पुरावशेष। और बाबा तुलसीदास जी ने कहीं लिखा था कि साहित्य, साहस, सत्यव्रत, राम भरोसे एक। अगर ये चीजें हैं तो आप जो है संस्कृतिवान, संस्कारवान हैं, और संस्कार अगर आपके पास है तो निश्चित रूप आपसे संस्कृति के पोषक हैं। और अगर आपकी संस्कृति है तो आप निश्चित रूप से पुरातन भी हैं और नवीनता के सुख को, नवीनता के उद्यमों के साथ प्रवाही भी हैं। और यही हमारा चारित्रिक,
नैतिक और आदर्श व्यवहार भी है। इसलिए भारतीय संस्कृति की जो अवधारणा है बहुत ही व्यापक और बहुत ही लचीला होने के साथ साथ बहुत ही व्यापक है। और इसी के हिसाब से अब हम थोड़ा पुरातत्व की भी बात कर लें तो पहले तो प्रश्न उठता है कि पुरातत्व है क्या। आमतौर पर पुरातत्व उस विषय को कहते हैं जिसमें ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन एक परिभाषा में व्यक्त करना आसान नहीं है क्योंकि इसका स्वरूप बहुआयामी है। डॉक्टर संकालिया के अनुसार पुरातत्व का मूल रूप से अर्थ पुरावशेषों का अध्ययन है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार पुरातत्व सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन है। ग्राहम क्लार्क के शब्दों में पुरातत्व को मानव अतीत के इतिहास की संरचना के लिए पुरावशेषों के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डॉक्टर बीबी लाल के शब्दों में पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत के मानव संस्कृति की व्याख्या करता है। मूल तत्व को आप समझेंगे। मेरा ये प्रयास है कि संस्कृति के साथ पुरावशेष को जोड़ा जाए और पुरावशेष को साहित्य के साथ जोड़ा जाए, तभी ये जब तीनों मिल जाएंगे तभी वह भारतीय संस्कृति का नैसर्गिक चरित्र उद्घाटित कर पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पुरातत्व के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अब पुरातत्व का संबंध केवल पुरावशेषों के संग्रह एवं उनके विभक्तिकरण से नहीं है, बल्कि उसमें अनेक ऐसे तत्व सम्मिलित हो गए हैं जिसमें प्रमुख रूप से साक्ष्यों की व्याख्या होती है और संस्कृति की अवधारणा, संस्कृति का जो हमारे पास एक स्केल है, एक जो मापदंड है, उस पर परखने की कोशिश की जाती है। तो माफ कीजिएगा, इसमें त्रुटि हो गई थी। कई वो क्रांति कीर्ति देव और मंगल के चक्कर में वो हमारी हो नहीं पाई, तो मैं इसको अंग्रेजी में लिखने के लिए बाध्य हुआ हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर हिंदी में अगर चर्चा हो रही है तो हिंदी में हो, लेकिन मैं बहुत घृष्टता के साथ आपके सामने में आंग्ल भाषा और आंग्ल शब्दों का ही प्रयोग यहाँ करूंगा, लेकिन इससे अर्थ नहीं बदलेगा। मैं हिंदी में ही आपसे संवाद करता रहूंगा। एक प्रश्न आता है कि भारत में कितने एक्सवेटेड साइट्स हैं, उत्खनित स्थल हैं। भारत में हजारों, एक नहीं हजारों, और एक ही उत्खनन पूरी संस्कृति को व्याख्यायित करने के लिए, अब मैं तो कह रहा हूं कि एक संस्कृति, पूरी संस्कृति की नहीं, एक अवयव ही पूरी संस्कृति को प्रेषित भी करती हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं, उसका चारित्र्य वैशिष्ट भी हमारे सामने में रखते हैं। और उसी के आलोक में भारतीय संस्कृति को आप देखेंगे तो मैं मित्र आपसे अनुरोध करूंगा अपने श्रोताओं से, जो ये चित्र है उसको जरा अपने स्मृति पटल पर रखेंगे। हालांकि मैं बाद में इसकी व्याख्या करूंगा, लेकिन इस चित्र को आप स्मृति पटल पर रखेंगे। उत्खनन आपके सामने में आपके सामने में उत्खनन क्या है आप यहाँ देख रहे हैं। विश्व का पहला जुता हुआ खेत का प्रमाण भारत में ही मिलता है। वो कालीबंगा एक जगह है राजस्थान में, वहां का है। और यहाँ आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ये जुता हुआ खेत है और यहाँ जुताई के परिदृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। आप केवल आप आधार मान के चलिएगा कि हमारी संस्कृति का आधार क्या है। तो एक आधार उसमें कृषि भी है। हमारी संस्कृति को कृषि के कारण से भी स्वरूप मिला है और उस कृषि के कारण से वह प्रवाही भी है। और इसलिए हमारे यहाँ सभी चीजों का, अगर सभी नदियों को हम प्रणाम करते हैं, नदियों के जल से आसक्त करते हैं, तो कृषि सर्वधान्य से हम अपनी पूजा पद्धति और जीवन शैली को भी, जीवनचर्या को भी बढ़ाते हैं और रीति रिवाज प्रवाह हम उसको बढ़ाते हैं। तो कृषि एक उसमें एक है। तो भारतीय संस्कृति को जब देखेंगे तो कृषि को देखना ही पड़ेगा। और जब कृषि को देखेंगे तो उत्खनन के आलोक में देखें तो विश्व का सबसे प्राचीन खेत अगर मिला है तो भारत में मिला है, वो कालीबंगा है, आपके सामने में प्रस्तुत है। अब जो ये पुरावशेष हमारे सामने में आते हैं, किस तरह से हमारे
मस्तिष्क को झंकृत करते हैं। ये हमें क्या बताते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो ये जो पुरावशेष हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पुरावशेष से है, और ये जो पुरावशेष हैं ये उत्खनन से या सर्वेक्षण से प्राप्त होते हैं सॉरी, उत्खनन और सर्वेक्षण से ही प्राप्त होते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कई कहानियां कहता है। प्रोडक्शन, इसका उत्पाद किसने किया था, इसका मटेरियल यानी द्रव्य क्या था, हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ऐतिहासिक इसकी प्रभाव क्या है, एस्थेटिक वैल्यू क्या है, इसका जो है सौंदर्य बोध क्या है, इन्वायरमेंटल रिलेवेंस क्या है, ये जो परिस्थितिकी इस और पर्यावरण के साथ इसके साथ सापेक्ष क्या है, या समग्रता के साथ इसका प्रभाव क्या है, कंप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या देता है, ये कुछ और कुछ कहता है, हिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इसका मूल्य क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, इसकी रिलेशनशिप विथ अदर ऑब्जेक्ट्स, इसका दूसरे के साथ संबंध कैसे बनता है, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है, सामाजिक जो इसकी अवधारणा है उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके किस रूप में ये प्रयुक्त हुआ होगा, यूज जो है, फॉर व्हाट, बाय हुम, व्हेन, वेयर, कब, हाँ, किसके द्वारा, किसने, इस तरह के ये मूल भाव आपके मन में, ये पुरावशेष या उत्खनन स्थल पर आप जाते होंगे तो ये भाव आपके मन में आते होंगे। अभी आपको संदर्भ के रूप में बताएं कि अभी हाल के दिनों में एक पुरास्थल है सनौली। सनौली में हमने हमारे अनुज डॉक्टर संजय मंजुल ने बहुत सुंदर सा एक पुरावशेष प्राप्त किया जिसको रथ कहा गया। और यह रथ है, एक वस्तु है, एक थ्री डायमेंशनल, 3 आयामी वस्तु है। बस ये वस्तु है, इतना कहकर भी हम समाप्त कर सकते थे, लेकिन एक पुरावशेष, एक पुरावस्तु के मिलने से उसकी व्याख्याएं निर्धारित होती हैं, उसका काल, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का काल पीछे चला जाता है, और महाभारत के उन कथानकों के साथ इसका तारतम्य, रिलेवेंस विद द हिस्ट्री जो है वो उसके साथ जुड़ जाता है, और उस एस्थेटिक वैल्यू जहां भी है, सोशल इम्प्लीकेशंस उसकी बढ़ जाती है। और ये जो एक वस्तु के कारण से भारतीय काल, सभ्यता और संस्कृति का काल निर्धारण प्राचीन हो जाता है, और हमारे साहित्य के साथ इसका तारतम्य स्थापित हो जाता है। तो एक पुरावशेष कई चीजों को डिनोट करता है, व्यक्त करता है, और उसकी अभिव्यक्ति ही पुरातात्विक उत्खनन है वस्तुतः, और उसको सांस्कृतिक अवयवों को संपुष्ट करना ही उत्खनन का एकमात्र लक्ष्य होता है। सॉरी, किसी पुरातात्विक स्थल पर खुदाई तथा प्राप्त कलाकृतियों की रिकॉर्डिंग को ही उत्खनन कहते हैं। ये सामान्य रूप से समझाने की एक प्रक्रिया है। और आप यहाँ एक उत्खनन आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्खनन हुआ है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जिसका उत्खनन आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम पूरा पाषाण काल में प्रवेश कर, पूरा पाषाण काल को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मानव अभ्युदय के साथ ही संस्कृति का विकास होता है, और कई संस्कृतियां मिलकर एक सभ्यता को सभ्यता बनाती हैं। एक सभ्यता में कई संस्कृतियां हो सकती हैं, किंतु मानव अभ्युदय जिसको उसकी क्रमिकता है, और इस क्रमिकता के इतिहास में हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक विकास है वो स्पष्ट होता है। शुरुआत के 2 जो बंदर सम मानव थे, या जिससे बंदर से मानव के प्रक्रिया में थे, वो 2 शब्द एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, निर्विज्ञानियों ने कहा, वो है रामापिथिकस और शिवापिथिकस। ये एप थे, ये अभी मानव नहीं हुए थे। मानव का तो पहला प्रभाव हमें मिलता है तंजानिया में, अफ्रीका में मिलता है, और बाद में यही विकसित होकर बहुत से जगहों में मिलता है। जब होमो इरेक्टस, तो उसकी एक प्रक्रिया है कि रामापिथिकस है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेनस है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्टस है। ये उत्खनन से ही प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण से आज हम होमो सेपियंस यानी अति आधुनिक मानव या आधुनिक मानव या बुद्धिमान मानव कहते हैं।
वो इससे परिदृश्य होता है। और भारत में भी उत्खनन से ही संजोग का उत्खनन है कि हमें नर्मदा मैन मिलता है, नर्मदा में एक स्कल मिलता है सनोखिया साहब को, और वो उसको हम मान के चलते हैं तो वो होमो इरेक्टस की का ही एक प्रजाति हमारे यहाँ रही है। जिस तरह से पिकिंग में पिकेंथ्रोपस है, पिकिंग मैन है, या जावा में जावांथ्रोपस है, जावा मैन है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी नर्मदा मैन है जो होमो इरेक्टस है, जहां से लोगों ने उपकरण का उपयोग शुरू किया पुरावशेष में। और यहाँ प्रागैतिक हमने केवल मौखिक व्याख्या नहीं है, हम उत्खनन में जाते हैं, और जब उत्खनन में करते हैं, जब हमें वस्तु मिलते हैं, पुरावशेष मिलते हैं, आप ये देख रहे हैं पुरातात्विक स्थल, आपको लग रहा होगा कि क्या है, ये स्केल है, मापक है, और आप दाहिने हाथ में देखे होंगे एक टूल है जो मानव निर्मित है, और इसका प्रयोग, इसको हम लोग टेबल टूल के रूप में करते हैं। यही बाद में विकसित होकर हैंड एक्स बन जाता है। इस तरह के बाद में इस तरह के, और यह हैंड एक्स हमें पूरे भारत में मिलता है, चाहे वो हिमालय की चोटी हो, जिसको हम लोग सोन वैली कहते हैं, या लीडर वैली कहते हैं, वहां से मिलने वाली चीजें हो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, या नीचे मद्रास के नीचे, सबसे नीचे मद्रास तक हमें ये हैंड एक्स मिलता है, जो होमो इरेक्टस, जिसको निएंडरथल मैन या खरा मानव कहते हैं, जो खरा मानव था उसने जो उपकरण प्रयोग किए उसको इसने यहाँ दिखाया है। ये केवल उपकरण ही नहीं बनाए, वो कल्पनाशील भी था, और वो कल्पनाशीलता को उसके पास जो भी उपलब्ध साधन थे और जो भी माध्यम था उसके आधार पर उसकी व्याख्या करता है, और उसको अपनी कल्पनाशीलता को प्रकट भी करता है। तो आप ये देख रहे हैं शैल चित्र है ये भीमबेटका का, जिसमें कि बहुत से इंटरेस्टिंग ये हम प्रवेश करते हैं सैंधव सभ्यता में। सैंधव सभ्यता की कई स्थितियां हैं। सैंधव सभ्यता के पूर्व हमारे पैलियोलिथिक एज में, चूंकि समय कम है और मुझे तो मैं समझता हूँ कि समय ज्यादा ही बढ़ गया हूँ, लेकिन आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा जरूर, और चित्र को देखिए, मैं व्याख्या कम करूंगा, आप चित्र देखें, एक एक शब्द बोलूंगा, और मैं समझता हूं कि मुझे आयोजक इसकी अनुमति देंगे कि मैं संक्षिप्त करूंगा, क्योंकि बहुत से स्लाइड्स हैं जो कि हमारी इसकी व्याख्या करेंगे हमारी संस्कृति के अवयव को, भारतीय संस्कृति के। तो शुरुआत में मैं प्रारंभ में ही रहूंगा, मैं समझता हूं कि बाहर तक आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि यह व्यापक है, और शुरुआत के दौर पर ही 3-4 शब्दों के साथ मैं उसको ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको किस तरह से ये उत्खनन के आधार पर जो पुरावशेष मिले हैं किस तरह से व्याख्यायित करता है, उसके आलोक में हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ ठहरती है उसकी व्याख्या करेंगे। एक मैप है जो कि पुरातात्विक स्थल प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन दोनों सिंधु सरस्वती सभ्यता के पहले और बाद की स्थिति को भी डिनोट कर रहा है, उसको व्याख्यायित कर रहा है। मैं इसको स्किप करता हूं। प्रारंभिक काल में हमारे अब दो चीज है, अगर आप देखेंगे तो सब शुरुआती संस्कृति के उद्बोध को, संस्कृति शब्द नहीं है, साहित्य नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक सोच है जो हम एक दूसरे से इनहेरिट करते हैं, अपने पुरखों से, पूर्वजों से हम जो ग्रहण करते हैं वही संस्कृति है। और इन संस्कृतियों का आप देखेंगे तो प्रारंभिक अवस्था जो है, हमें प्रारंभिक हड़प्पा काल में पोट्री यानी कि मृदभांड जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं, और वो भी सुसज्जित मृदभांड मिलते हैं, और ये उसके चित्र आप देख रहे हैं। और ये उत्खनन से ही मिला हुआ है। आप सभी जानते हैं, जो कला के छात्र होंगे, पुरातत्व के छात्र होंगे, इतिहास के छात्र होंगे, या जिसने भी मैट्रिक तक पढ़ा होगा, इसको सेकेंडरी तक पढ़ा होगा, जानते ही होंगे कि यह प्रसिद्ध इसको विद्वानों ने पशुपति कहा है, आर्कैइक सेवाइट कहते हैं, शैववाद यहीं से चला है। और ये एक यौगिक पोस्चर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ जानवर हैं, और आदमी, एक टूटा हुआ अंग आदमी, मनुष्य भी है। यानी कि वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है,
तो इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जो वातावरण है, और समसामयिकी यानी कि कंटेम्परेरीनेस को डिनोट करता है। और यही जब डिनोट करता है, यह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। हमने आपको शुरू में बताया कि क्यों हम शांति पाठ करते हैं, क्यों औषधि शांति, अंतरिक्ष शांति और पृथ्वी शांति की बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम सभी की परिकल्पना करते हैं, और हमारी जो परिकल्पना है एक बिंदु पर आधारित है, वो है आत्मवत् सर्वभूतेषु। हमारी अपनी आत्मा के समान ही दूसरे आत्माएं भी हैं, और इसलिए हम सभी को बराबर समझते हैं। और जब हम बराबर समझते हैं तो समन्वय होकर उसको दृष्टि देते हैं, और ये उत्खनन से प्राप्त ये पुरावशेष निश्चित रूप से वह संदेश देता है, बहुत ही मुखर रूप से देता है। यह बोल नहीं सकता है, लेकिन इसकी मुखरता इतनी प्रबल है, किसी भी साउंड मीटर से इसको नापा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी, वातावरण और समसामयिकता को उद्घाटित करता है। साथ ही यौगिक पोस्चर में होने के कारण से स्वास्थ्य की भी बात करता है, और इस तरह से यह संस्कृति का प्रतीक हो सकता है, या भारतीय संस्कृति का क्या कहेंगे, राजदूत है। और ये भारतीय संस्कृतियां किस तरह से अपने राजदूत को प्रकट करती हैं, ये पहले ही स्लाइड में आपके सामने में प्रस्तुत है। यह हड़प्पा काल की है, सिंधु सभ्यता से है, और ये छोटी सी मृण मूर्ति है, टेराकोटा है। और पहला बार मैं अभी चाइना में, जिसमें डोकलाम वाला चल रहा था, तो चाइना में मुझे चीन में व्याख्यान देने का मौका मिला। एक श्रृंखला, पूरी श्रृंखला मुझे व्याख्यान देने का उनके आमंत्रण से भारत सरकार के द्वारा भेजा गया था, और मैंने वहां व्याख्यान दी। मैंने अपना पहला ही उद्बोधन शुरू किया था, What was things today? We thought it thousands years ago, and what not only thought, we have implemented in plastic art to produce as a model. जो आज विश्व सोचता है, हम हजारों वर्ष पहले ही सोच चुके हैं, और जो सोच उसने सोचा है वो उसको हम जीवित रूप में, मॉडल के रूप में अब हम लोगों के सामने में प्रस्तुत भी करते हैं। अब समझेंगे कि ये तो मूर्ति है, इसमें क्या है, क्या कौन सा कथ्य है, हमारी संस्कृति जो डिनोट करती है, क्यों हम मातृदेवो भव की परिकल्पना करते हैं, क्यों हम कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीषि। इस मूर्ति को अगर देखेंगे, ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता से मिली हुई मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति है, इतनी छोटी मूर्ति है जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित है किसी वीथिका में। और वहां आप देखेंगे, यहाँ पहला बोध है। आप विश्व के किसी कोने में चले जाइए, अस्पतालों में, और यूएन का एडॉप्टेड एक नारा है कि माँ का दूध सर्वोत्तम, माँ का दूध अमृत, माँ का अमृत दूध, दुग्ध पान अमृत पान, माँ का दूध सर्वोत्तम, अमृत पान दुग्ध पान। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन देता है? भारत की संस्कृति में ये पुरावशेष जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, यह संदेश बड़ा ही बेबाकपन से देता है, क्योंकि यह पहली मूर्ति है विश्व की जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और यहाँ जो माँ की दो स्थिति होती है, प्रसवा जो जन्म देती है और जो पालती है, वो उस तरह की ये माँ है। यहाँ आप देखें, ये माँ दूध पिलाती है, और जो विश्व ने, यूएन ने जो नारा दिया था कि माँ का दूध, द ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग, तो यहाँ उसका सर्वोत्तम उदाहरण आपकी संस्कृति में ही दिखाई पड़ता है। और आप गौरव के साथ कहिए पूरे विश्व को कि तुम जो कल सोचते थे, हम हजारों वर्ष पूर्व सोचे हैं, न केवल सोचे हैं बल्कि उसको अपने विचारों में, अपने कल्पनाओं के आधार पर उसको प्रकट भी किए हैं, और ये सर्वोत्तम उदाहरण है। मैंने आपको एक चित्र दिखाया था वहां शुरू में, वो देखें। अब यहाँ देखिए, अभी तो माँ दूध पिला रही हैं, नर्सिंग मदर है। माँ जो है सबसे दाई है, ऋग्वेद में उन्हें दाई कहा गया। और दाई का अगर हिंदी करेंगे तो वो विरासत होता है, विरासत को अगर अंग्रेजी करेंगे तो हेरिटेज होता है। तो माँ अपने आप में पूर्ण हेरिटेज है, विरासत है, संस्कृति है। और माँ क्यों संस्कृति है? क्यों वो प्रसवा है, वो जन्म देती है। माँ क्यों विरासत है, संस्कृति है? क्योंकि वो दुग्ध पान पिलाती है, अमृत का पान करवाती है। और माँ क्यों प्रसवा है, माँ क्यों पूज्या है, क्यों हम मातृदेवो भव कहते हैं? तो वह नर्सिंग मदर है,
वो हमारा पालन पोषण भी करती है। और यहाँ आप एक माँ को अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए हजारों चौदह के पुरावशेष हैं जो मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं प्रतीक के रूप में कुछ बिंदुओं को आपके सामने में रख रहा हूँ। और ये भाव, ये मातृदेवी, ये संदर्भ सभ्यता की मातृदेवी संदर्भ सभ्यता से है। और मातृदेवी का कॉन्सेप्ट ही पहली बार अवधारणा ही हमारी बनती है। और आप बाएं हाथ में देख रही हैं जो खड़ी मूर्ति है, इसको हम मातृदेवी कहते हैं। और यहाँ केवल लालन पालन, अभी तो आपने देखा माँ दूध पिला रही हैं, माँ नर्सिंग कर रही हैं, उनका सेवा शुश्रूषा कर रही है। अब लालन पालन भी ये माँ कर रही है। आप यहाँ देख रहे हैं दाहिने हाथ में जो आपके सामने में चित्र है, आप खड़ी एक महिला है जो कि बच्चे का लालन पालन गोद में उठा के हलरावे दुलरावे जोई सोई कुछ गावे, जो हमारी संस्कृति का मूल है उसको प्रदर्शित कर रही हैं। अतः ये उत्खनन के आलोक में अगर हम देखेंगे तो भारतीय संस्कृति बहुत ही व्यापक और सर्वव्यापी है और निरंतरता को लिए हुए है। यही बोध मैं आपको करवाना चाहता था कि भारतीय संस्कृति के आलोक में ये जीवंत। अब मैं दो चित्रों को देखें, मैं चाहूंगा कि आप दाहिनी हाथ में देखें, और ये सबसे बड़ा एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर इसको कहें, वैश्विक सच्चरित्रता का और करुणा का, द कंपेशन एंड पैशन दोनों को अगर किसी को उद्घाटित करता है तो आप दाहिने हाथ में एक मूर्ति को देखेंगे कि एक मानव जो है एक चिड़िया को गोद में रखा हुआ है और वो सीने से लगाया हुआ होगा। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं भारतीय संस्कृति के उस कहानी में, जब राजा शिवी के पास एक कबूतर कोई आया था और बहेलिया आ गया था। शिवी वो राजा अपना मांस दे रहा है और वो लेकिन उस चिड़िया को मरने नहीं देता है। ये बोध अगर देखेंगे, इसमें करुणा देखेंगे, पैशन देखेंगे, तो यह सुस्पष्ट करता है और इसकी निरंतरता बनी हुई है। और आज भी हम करुणामयी हैं, इसलिए हम कंपैशनेट हैं, क्योंकि हम करुणा दिखाते हैं। और बाद में इसी भाव को लेते हुए दधीची ने देवताओं को अपना अस्थि दान दिया था कि असुरों का नाश करें। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो भाव है, प्रवाही निरंतरता प्राचीनता की जो बात हम कर रहे थे शुरू में, इनको डिनोट करते हैं। और कहां से ये प्राप्त होता है? उत्खनन से प्राप्त होता है। आपके बाएं हाथ में बड़े ये भी संदर्भ सभ्यता से है। और आप अगर मैं इसको बड़ा नहीं कर पाऊंगा, आप देखेंगे तो इसमें पंचतंत्र की कहानी। लोगों ने कहा कि पंचतंत्र की रचना विष्णुगुप्त ने मौर्य काल के प्रवर्तिकार ने किया है। कुछ लोगों ने कहा इसको पहले तो ये प्रचार करते रहे कि कलीला दिमना जो है पर्शियन टेक्स्ट है जो कि फारस से यहाँ आया है। मूलतः आप अगर इसको देखेंगे, ये पंचतंत्र की कहानियां हैं और इसमें ये वही वन क्रो और पीचर वाली कहानी है। कौवा और जो है घड़ा किस तरह से एक एक वो कौवा डालता है और उसमें पानी भर जाता है। इसको उस चित्र को उकेरा गया है इन मृद भांड पे, और यह अभी भी प्रवाही है। तो हमारे यहाँ कहा गया है उद्यमेन ही सिद्धांति कार्यानि न मनोरथे। क्यों कहा गया है? क्योंकि हम संस्कृति में देखे हैं हमारे साथ जो है स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही भाव हैं। हमारे पास अगर साहित्य में सूक्ष्म भाव हैं तो स्थूल भाव में पुरावशेष, उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष भी हैं, जो कि इन कहानियों को, इन प्रतिमानों को हमारे सामने में रखते हैं, जिसके कारण से हमारी संस्कृति निरंतरता बनाए हुए है और वो हमारी महानता भी है। मैंने आपको दो चीज बताया था। मैंने पहला स्लाइड जब दिखाया आपको तो वो पहला विश्व का पहला कृषि जोता हुआ कृषि भूमि दिखाई, आपको खेत दिखाया। अब यहाँ पहला विश्व का पहला अवयव है। आप कोई कह सकता है कि आपने परिकल्पना कर ली है। साहब हमारे पास हल भी है और ये हल का मॉडल है जो कि आपके ही अपने संग्रह में रखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तीसरी बात जो सबसे विशेषता है कि हम हमेशा जो है स्टेगनेंट नहीं है। हम हमेशा पूरे विश्व में जाने के, यानी यात्रा और समुद्र हमारे साथ, यानी जल की तो हम प्रार्थना करते हैं। और क्या कहते हैं, वारिधि कहा गया सागर को। आप यहाँ देखेंगे एक बोट है, एक नाव है, और नाव जो है समुद्र में है और ये कहीं जा रहा है। इसीलिए हमारा जो आप देखेंगे
कि हमारी नौसेना का जो आर्स वाक्य है संग नः वरुणः, तो वरुण को प्रणाम करने वाला, जो वरुण एक देवता है, वैदिक देवता है, जो जलों का स्वामी है, समुद्र का स्वामी है, उसको ही हम मान के चलते हैं। और आप ये देख लीजिए कि केवल ये नाव नहीं है, इसमें केवल पुरुष नहीं है बल्कि जानवर भी बैठे हुए हैं, यानी कि हम समभाव को लेके चलते हैं। प्रकृति, परिस्थिति और पारिस्थितिकी तीनों को हम अपने समाहित किए हुए हैं और इसको डिनोट करता है। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति वैशिष्ट लिए हुए है, निरंतरता बनाए हुए है, इसलिए वो मिटती नहीं है। इकबाल को कहना पड़ता है कि कुछ तो है हमारी कि मिटता नहीं, हमारा नाम है पूरे विश्व से। आप विश्व को अभी हम कुछ 23 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं जो कि यूएन द्वारा एडॉप्टेड है। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनके सत्प्रयास से, पहले भी प्रयास था, अभी सत्प्रयास से यूएन ने उसको एडॉप्ट किया, वो है योगा डे, योग दिवस। और योग दिवस में क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमने योग दिया है पूरे विश्व को। योगक्षेमं महाम्यहम् अगर हमारा वाक्य है, अगर कृष्ण कहते हैं गीता में योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो उसका कारण है कि हम योग के 8 अष्टांग योग होता है, उसमें एक है आसन। तो यहाँ आप हड़प्पा काल सिंधु सभ्यता काल के एक मूर्ति को देख रहे हैं जो कि योगिक पोस्चर्स में है। और यह इस तरह की कई हमारे पास सीरीज हैं, श्रृंखला है, तो मैं उसमें से एक आपके सामने में उद्घाटित कर रहा हूं। अब ये जब योग स्वास्थ्य हो जाता है, ये संस्कृति में जो उत्खनन में भारतीय संस्कृति किस तरह से परिलक्षित हो रही है, ये आपको मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा चीज है परालौकिक भाव को दर्शाना। अब यहाँ हड़प्पा कालीन, सिंधु सभ्यता कालीन ये राखी गढ़ी से प्राप्त, जो राष्ट्रीय संग्रहालय में अभी सुरक्षित और प्रदर्शित भी है, ये वहाँ का एक समाधान बरियल है। और ये इस समाधान में एक संपूर्ण मूर्ति है, ये नारी मूर्ति है। नारी को जब दफनाया गया है तो वो उसके साथ सब कुछ, उसके जो दैनंदिनी में प्रयोग होने वाली चीजें हैं, उसको भी वहां रखा गया है। जिस तरह से इजिप्ट में अगर पिरामिड के विषय में आपको याद होगा तो उनके साथ भी सब कुछ रखा जाता था, उसी तरह से यहाँ भी रखा गया है। और इसलिए कहा गया है कि अंतिम सत्य है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और मोक्ष जो है, और 4 अवस्थाएं हैं, यानी कि बाल्यकाल, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ और संन्यास। और संन्यास के बाद ये मृत्यु एक सत्य है। इसीलिए हमारे यहाँ एक अवधारणा है हमारे यहाँ कि मृत्यु अटल है, और मृत्यु अगर है उसकी अवधारणा तो ऐसी, इसीलिए कबीर कहते हैं ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ये उस बोध को करनी करके जा रहे हैं, और उसी बोध को, उस सांस्कृतिक बोध को व्याख्यायित कर रही हैं ये मूर्ति। ये कुछ चित्र हैं जो आप देख सकते हैं। मैं इनकी व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से हैं। एक तरफ कहा गया डांसिंग गर्ल, एक तरफ पुरोहित। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, इस पर मैं जरूर आपको बल दूंगा। ये जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता की अप्रतिम कृति है, और ये एक सांस्कृतिक विरासत किस तरह से प्रवाही है उसको बताती है। और कहते हैं, जो इतिहास और पुरातत्व के छात्र होंगे उनको पता होगा कि न्यूलिथिक नवपाषाण काल में जब पहला बार चक्का बना था, व्हील बना था, तो वह इसीलिए उसको क्रांति रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। रिवोल्यूशनरी क्या कहते हैं, प्रयोग कहा जाता है। और चक्के का प्रभाव ही गति का द्योतक होता है, और ये गति को कौन करता है? तो एक वाहन करेगा, सकट करेगा। और यहाँ सकट के कई आयाम हैं। आप देखिए, ये एक सकट है जो है, आप एक मूर्ति को देख रहे हैं, पुरावशेष को देख रहे हैं, जो कि एक सकट है, यानी कि बैलगाड़ी है जिसको 2 बैल खींच रहे हैं, और उस बैलगाड़ी में जो कंटेनर जो बैठा हुआ है उस पर लोग बैठे हुए भी हैं। इस संस्कृति को क्या कहेंगे आप? ये संस्कृति हमारे वैशिष्ट को, ये उत्खनन से हमारी निरंतरता को को बताता है। प्राचीनता तो है ही, निरंतरता को भी बताता है। क्या हम ऐसा आज नहीं करते हैं? आज भी हम गाँव में ऐसा ही नहीं करते हैं? अब अभी कल परसों तक तो हमारे दिल्ली ऐसे शहर में
एक 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 बैल वाला इक्का चला करता था, जो कि सदर बाजार से नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली स्टेशनों तक आया करता था। पता नहीं अभी चल रहा है कि नहीं सर। अब वो बंद हो गए हैं। वो पहाड़गंज पर भी चलते थे, लेकिन अब वो बंद हो चुके हैं। जी 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 जी। तो मैं कहने का मतलब है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्खनन से किस तरह से हमारी संस्कृतियां प्रवाहित और प्रवाहित दिखाई पड़ती हैं, और किस तरह से अक्षुण्णता बनाए हुए हैं, किसी तरह से त्रुटि नहीं है। जो हम एक श्लोक मैंने रखा कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो हमने भाव रखा, उस भाव को ही प्रकट करते हैं ये सब चीजें, क्योंकि इसमें निरंतरता है और कभी कमी होती नहीं है। यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहाँ, रूप परिवर्तन। और हमने कहा कि ग्राह्यशीलता भी है और नवीनीकरण के साथ उसकी हम उसको हम नवीनीकरण भी करते हैं, उसको बनाते भी सब। ये मौर्य काल की विश्व की पहली प्रतिमा है, जिसको कला इतिहासकारों ने कहा कि अल्फाबेट ऑफ एस्थेटिक, यानी कि सौंदर्य का अक्षर है। ये पहली प्रतिमा है। इसको विभिन्न नामों से शुरू में इसको चमर वाहिनी कहा गया, किसी ने दीदारगंज यक्षिणी कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं कह रहा हूं कि यह प्रतिमा जो है विश्व की अनूठी और अकेली प्रतिमा है, जो सौंदर्य की प्रतीक है, सौंदर्य की देवी है। इसमें आप भारतीयता के हर उस अंग को, हर उस अवयव को तलाश लेंगे, जिसमें मैं अभी नहीं, समय के अभाव के कारण से मैं प्रवेश नहीं करना चाहता हूं। मेरी ये इस पर दीदारगंज यक्षिणी चमर वाहिनी पर मेरी एक संपूर्ण व्याख्या है, यूट्यूब पर है। अगर मेरे नाम से आप देखेंगे तो ये व्याख्या उस पर आप देख सकते हैं। ये कुछ मुझे तो लगता है कि मुझे लगता है एक सत्र, समय का थोड़ा एक सत्र और होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है। संध्यव सभ्यता के ही इतने अवयव हैं कि उस तथ्य के, संध्यव सभ्यता के ही इतने अवयव हैं। ललित जी को एक बार और आग्रह करना पड़ेगा कि इस विषय को दोबारा। तो मैं समझता हूँ कि समय का अभाव है भाई साहब, समय का अभाव। तो कुछ एक प्रतीक को ले लिया जाए जो हमारी आज के आधुनिकता को है, आधुनिकता को प्रतिमान करता है। ये सारनाथ से प्राप्त हमारे राज्य चिन्ह है। अशोकन हेड कहते हैं इसको, अशोकन पिलर कहते हैं। और यहाँ यही हमारा आज के तारीख में राजकीय चिन्ह भी है, जो आपके सामने में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं और आपके सामने में प्रदर्शित। मैं इसकी विशेषता में नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चीज है जो निरंतरता को बोध करवाता है कि भगवान बुद्ध के, किसी भी भगवान के पूरे विश्व में किसी भी भगवान के अवशेष नहीं मिलते हैं, किसी भी भगवान के अवशेष नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ एक सेक्ट है, एक संप्रदाय है या एक पंथ है जिसको हम बुद्धवाद कहते हैं। उनमें भगवान बुद्ध की मूर्ति भगवान बुद्ध की के अस्थि कलश हैं, हमारे पास राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित हैं। उसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं कनिष्क में भी नहीं जाऊंगा, ये भी नहीं जाऊंगा। तरह तरह के स्कूल है, ऑफ आर्ट है, वो मैं नहीं जाऊंगा। मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मृणाल जी, मैं संजीव हूँ। मुझे लगता है कि एक और सत्र आगे। अजय जी नमस्कार, आवाज उन तक किसी की भी नहीं जा रही है। आप जो भी बोल रहे हैं उन तक उनको नहीं सुन पा रहे हैं वो शायद। मैं सुन रहा हूँ, मेरा नाम संजीव है। संजीव जी, अच्छा इसमें मृणाल के नाम से जुड़े हैं ना, मुझे ध्यान में नहीं था। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर विवेक जी ने भी ध्यान कराया है, क्योंकि विषय काफी व्यापक है और हमारा हर सप्ताह मिलना होता ही है सबका। हर सप्ताह हम लोग मिलते हैं किसी न किसी रूप में। तो मुझे लगता है कि अभी इसको, क्योंकि हिंदू संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति, उसका अगर हम चिंतन करते हैं तो बहुत व्यापकता है ही। और अभी तो आपने केवल कुछ संकेत किए हैं। मैंने संकेत भी, मतलब कि संकेत में भी मुझे समझे 0.1% ही 0.1%। हाँ, वही मैंने हरि अनंत हरि कथा अनंता, हमारे यहाँ कहा भी गया है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए तो कितना भी चिंतन करिए
वादे वादे जायते तत्वबोधा बार 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 करने से और ज्यादा हमको इच्छा बनती है। अभी जैसे आपने इतने सुंदर उदाहरण दिए, तो मुझे लगता है कि अगली बार आपका और जरा समय इस प्रकार से लेंगे। तो अभी तो मुझे लगता है कि इसको हमको समेटने की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मैं भी वही चाह रहा हूँ कि इसको अब समापन में ले जाते हैं और समसामयिक रूप से उत्खनन किस तरह से मैं एक उदाहरण केवल रखना चाह रहा था, वो है कि अयोध्या का उत्खनन 1900 शुरू में 1950 और 60 के दशकों में भी वहाँ उत्खनन हुए। कई लोगों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने करवाया था। लेकिन अभी के उत्खनन जो डॉक्टर हमारे परम अग्रज और बड़े भाई और हमारे को ऑथर BR मनी साहब ने करवाया था, जिसके आधार पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, वो अयोध्या है आपके सामने में। उसके उत्खचित खात हैं, यानी कि ट्रेंचेज ऑफ द अयोध्या एक्सप्रेशंस आप देख रहे हैं। तो मैं केवल एक दो चित्र दिखा देता हूं कि हमारे पाठकों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को यह नहीं लगे जिस तरह से दुष्प्रचारित किया जाता रहा है कि ये वहां कुछ नहीं था, ये आपके अवयव हैं। ये उत्खनन में मिली सामग्रियां भारतीय संस्कृति को के सुबोध को प्रकट भी करती हैं और व्याख्यायित भी करती हैं। इसमें किसी भी भाषा, किसी भी व्याख्या की जरूरत नहीं है। ये स्वयं में ही मुखर भी हैं और अपने को प्रकट भी कर रही हैं। तो ये उत्खनन से मिले कुछ अवयव थे जो मैंने आपके सामने में रखे हैं। तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारी सभ्यता और संस्कृति और उसकी क्या है। तो मैं समझता हूँ कि आज का व्याख्यान हम लोग यहाँ ही समाप्त करते हैं। मैं आप सभी का आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। और धन्यवाद संजीव जी, इतना कुछ आपने कह दिया, इसके बाद तो कुछ ही शब्द ही नहीं बचे हैं बताने के लिए, कुछ कहने के लिए। सिर्फ 2 ही लाइन में अपनी बात खत्म करूंगी। होठों पे सच्चाई रहती है, जिस दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और हम लोग भी भारत की महिमा सुन के आज उतारती हो गए हैं, और जिनको नहीं पता था शायद वो भी आज इतना गहन तरीके से सुन रहे हैं। और ये इतना विस्तृत विषय है कि आपको एक दिन दोबारा इनवाइट किया जाएगा तब, ताकि हम पूरा इसको सुन सकें। और जितने भी प्रश्न सभी के हैं, मुझे पता है कि सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, पर उनको रखने का आज बिल्कुल भी समय नहीं है। तो एक दिन दोबारा संजीव जी को बुलाएंगे और आप सभी के प्रश्नोत्तरी रखेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और हमारे कार्यक्रम के सानिध्य के लिए आगे जुड़े हुए हैं डॉक्टर RN दुबे जी। तो RN दुबे जी, आप आमंत्रित हैं, 2 शब्द कहिए। नमस्कार। इतना अच्छा और विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनने के बाद प्रश्न तो बहुत आएंगे, लेकिन समय अभाव है, इस पर तो ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम कुछ विषय इसी उत्खनन में, विशेष समय के उत्खनन को लेकर के एक सीरीज ऑफ लेक्चर करें, व्याख्यान करें, ताकि हम उस विषय पर डीप में जाएं। जैसे राखीगढ़ी का हो गया, सोनौली का, जो शामली का हो गया, जो हस्तिनापुर के आसपास के कुछ खनन हैं, इन समय के हिसाब से उसको डिवाइड, हम अलग अलग सीरीज में एक बने, लेक्चर करें और उसे डॉक्यूमेंट करें और अपने सेंटर पर रखें कि हम एक समय में कहाँ कहाँ है। उत्खनन का सब सामग्री तो संग्रहालय में है ही है, लेकिन हमारे सेंटर पर भी रहेगा तो बहुत लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। और अजय भाई साहब इसकी व्यवस्था करेंगे, मुझे विश्वास है। और इससे ज़्यादा समय भी नहीं है कहने का। और संजय जी को बहुत बहुत आभार कि अपना उन्होंने समय दिया। और हम बहुत समय से प्रयास कर रहे थे काम करने के लिए, लेकिन सुयोग अब मिला है और आगे भी चलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार। सभी को धन्यवाद। हेलो, तो आपसे विदा लेता हूं आप लोगों से जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के अभी शायद कल्याण मंत्र हो गया, उसके बाद आप जा पाएंगे। सुमन जी, आप आगे बढ़िए।
अभिषेक कुमार जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए, बोलिए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में हमें बहुत सारी चीजें नवीन और सारगर्भित तरीके से सीखने को मिली। हमारे मुख्य वक्ता ने हमें काफी तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने विभिन्न स्रोतों का उदाहरण देते हुए हमें भारतीय इतिहास से रूबरू कराया। इसके लिए हम उनको इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे मुख्य वक्ता ने ऐतिहासिक विकास की प्रक्रियाओं को जिस तरीके से समझाया और हमें बताया कि पुरातात्विक उत्खनन से हमारी संस्कृति तथा विरासत को कैसे मजबूती मिली है, और इन चीजों को उन्होंने दूसरे आयाम के संदर्भों में जिस तरीके से समझाया वह अपने आप में अतुलनीय है। भारतीय संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं बताते हुए मुख्य वक्ता ने कहा कि हमारे भारतीय संस्कृति की इतनी विशेषताएं हैं जिन्हें कुछ शब्दों में समेटा नहीं जा सकता है। आदरणीय वक्ता ने मानव विकास के प्रमाणों के बारे में हमें बताया और उसके साथ साथ हमें यह भी मानवीय विकास की प्रक्रियाओं से भी अवगत कराने का कार्य किया, जो कि काफी सारगर्भित और आने वाले समय में सभी के लिए एक उदाहरण की तरह काम करेगी। इस कार्यक्रम में से जुड़ने के लिए मैं डॉक्टर संजीव जी का हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके ज्ञान की हमें आगे भी जरूरत होगी और वो हमें अपने ज्ञान रूपी वृक्ष से अभिसिंचित करते रहेंगे। मैं अगले चरण में धन्यवाद देना चाहता हूं RN दुबे सर का, जिनके सानिध्य में इस कार्यक्रम का सफल संचालन संभव हो पाया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय उत्तरी क्षेत्र शिक्षण प्रमुख माननीय अजय जी का, जिनका सानिध्य हमें लगातार मिलता रहा है और जिनके ज्ञान रूपी सागर से यह इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र हमेशा निरंतर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं विवेक जी भाई साहब का। विवेक जी भाई साहब के अलावा मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं डॉक्टर मालती मैम का। डॉक्टर मालती मैम इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की संरक्षक भी हैं और उन्होंने हमेशा इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को अपने मार्गदर्शन से अभिसिंचित करने का कार्य किया है। आगे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पांडे जी का, जिन्होंने लगातार अपने अनुभव से इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को मजबूती देने में और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ललित पराशर भाई साहब का। ललित पराशर भाई साहब के संयोजन और उत्साह का ही परिणाम है कि कोई भी कार्यक्रम अपने सही तरीके से मूर्त रूप को प्राप्त कर पाता है। अगला धन्यवाद मैं डॉक्टर मोनिका पुरी जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। अगला धन्यवाद मैं देना चाहूंगा डॉक्टर नवीन जी को। डॉक्टर नवीन जी डायरेक्टर हैं लोकसभा सचिवालय में। धन्यवाद के इसी क्रम में अगला धन्यवाद मैं राकेश रामावत जी को देना चाहूंगा। राकेश रामावत जी जोधपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं। आगे मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी साहनी जी का। शालिनी साहनी जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग में, सीतापुर गर्ल्स कॉलेज में। धन्यवाद के इसी क्रम में मैं डॉक्टर इतिका शर्मा का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने जो पंजाब विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। धन्यवाद करने की श्रृंखला में कई ऐसे बंधु भगिनी हो सकते हैं जिनका नाम मुझसे छूट भी सकता है, छूट गया होगा। हमारे इस कार्यक्रम के सफल संचालन में IT समूह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं IT समूह का भी हार्दिक और तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम। सुमन जी को भी दे देते। धन्यवाद अभिषेक जी। जी क्षमा चाहूंगा जी। अब मैं ऋतु जी को आमंत्रित करती हूँ कल्याण मंत्र के लिए, जो कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। अजय जी नमस्कार।